Welcome back, physics enthusiasts. I'm Swati. In this video, we are going to do some competency-based question on Unit 3, that is about magnetic effect due to current, electricity, magnetisms, and everything. Watch your questions here. Watch whole video to strengthen your concepts on this topic, and let's begin with that. In the first question, you have a neutron and an alpha particle move with the same kinetic energy under the effect of identical magnetic fields. What will be the ratio of the radii of their paths follow? तो radii का ratio निकालना है. तो relation क्या होता है ध्यान से समझना. अगर maximum QVB is the force, ठीक है, और अगर वो maximum force है, that means अगर थीटा 90 डिग्री पे गया, परपेंडिकुलर गया है, तो एक सर्कल मोशन करता है. तो सर्कल मोशन के लिए हमारे पास आता है सेंट्रीपेटल फोर्स mv²/r. ठीक है, ये वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गया तो r हो गया हमारे पास mv/qv. फोर्स का फॉर्मूला होता है वैसे qvb sin थीटा, बट अगर वो थीटा 90 डिग्री पर है तो 90 डिग्री मतलब वो सर्कुलर मोशन करेगा. 90 डिग्री का क्या मतलब है कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल एंटर करा वो 90 डिग्री था विथ b मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो उस केस में वो सर्कुलर मोशन करता है. अगर इन द डायरेक्शन जा रहा है तो स्ट्रेट जाएगा, और अगर किसी और एंगल पर जा रहा है तो वो हेलिकल मोशन करता है. दीज आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. तो सर्कल के अंदर जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपेटल के बराबर है. यहाँ से हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. अब अगर वो आइडेंटिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो आर सिर्फ तुम्हारा mv/q से चेक करना है, क्योंकि b तो सेम होगा. या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो r1/r2 का रेशियो होगा वो होगा m1v1 q1b इंटू q2b अपॉन में m2v2, और b सेम है तो कट गया. अब हमें जो रेशियो निकालना है वो हुआ m1/m2 इंटू q2/q1 इंटू v1/v2. अब वेलोसिटी का भी रेशियो निकाल लो. दे मूव विद सेम काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सेम थी. दैट इज हाफ m1v1² इक्वल था हाफ m2v2² के. हाफ से हाफ कैंसिल गया तो यहाँ से v1²/v2² आ गया आपका v1/v2 का स्क्वायर आया m2/m1, और अगर हम स्क्वायर हटा दें तो वो अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट ऑफ m2/m1. ओके, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो. r1/r2 इज इक्वल्स टू m1/m2 इंटू q2/q1, और v1/v2 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ m2/m1. ठीक है, इस 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में m1 की पावर 1 हाफ, तो अंडर रूट में m1/m2 आया इंटू q1/q2. ठीक है, अब बस वैल्यूज रख दो. तो अगर मैं q1 ड्यूट्रियम को मान रही हूं और वो दूसरा अल्फा पार्टिकल को r ड्यूट्रियम/r अल्फा पार्टिकल, तो जो ड्यूट्रियम का चार्ज अगर हम e मान रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल का हो जाएगा 2e. ठीक है, सिमिलरली मास ऑफ ड्यूट्रियम अगर m है तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल उसका डबल हो जाएगा. तो वैल्यूज पुट कर दो. m1 मतलब कि ड्यूट्रियम अपॉन में अल्फा पार्टिकल इनटू ड्यूट्रियम अपॉन में अल्फा पार्टिकल का चार्ज. तो md को अगर मैं m मान रही हूं तो हो जाएगा 2m इंटू e/2e. ओके, सॉरी, यहाँ पे q2/q1 था, तो चार्ज ऊपर होगा अल्फा पार्टिकल का और नीचे होगा ड्यूट्रियम का. दिस इज q2/q1, तो ये हो जाएगा 2e/e. m से m, e से e, 2/√2 रैशनलाइज कर दो तो √2 आ जाएगा. सो √2 is to 1, दैट मीन्स b इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट अगेन इज इम्पॉर्टेंट. इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं. इसमें फ्रीक्वेंसी, ओमेगा, टाइम पीरियड, कई सारी चीजें निकालते हैं. तो अब निकाल सकते हो. टाइम पीरियड तो इजी है. टोटल सर्किल अपॉन में वेलोसिटी, दैट इज 2πr अपॉन में v. r की वैल्यू डाल दो.
आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल कर लो, ओमेगा इज 2πf, और जो पूछा है वो आप उससे निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, moves with velocity v through a magnetic field b experience a magnetic force f, ठीक है। इनिशियल द डायग्राम में जो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिसिंग है, हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बतानी है कि लेफ्ट राइट अपर डाउनवर्ड कहाँ होगी। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो ये बोलता है कि stretch your thumb, first finger and the middle finger in perpendicular direction में such that the thumb points in the direction of force। जो फोर फिंगर है, फर्स्ट फिंगर है, ये तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा और ये डायरेक्शन ऑफ करंट दे रहा है। अब डायरेक्शन ऑफ करंट हम कैसे निकाल सकते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो जिस साइड जाएगा उसके अपोजिट करंट जाएगा। दैट मीन्स यहाँ वेलोसिटी बाहर है, फोर्स ऊपर कर दिया, वेलोसिटी बाहर है, बट क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो इसको अंदर कर दो, ठीक है। तो फोर्स थंब ऊपर हो गया, मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द फर्स्ट फिंगर गोज दिस साइड, ठीक है, इस साइड जा रही है, तो इस साइड मतलब लेफ्ट, तो ये हो गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। इसको देखिए, तो यहाँ पे फोर्स जा रहा है अंदर की तरफ, तो फोर्स थंब को अंदर की तरफ कर दो, और दिस फिंगर जो है ये तुम्हारी इस साइड जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी अगर लेफ्ट है तो फिंगर को हम राइट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फर्स्ट फिंगर नीचे आ रही है, दैट मीन्स तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्स इस साइड है, ठीक है, और तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो बाहर आ रही है, क्योंकि डॉट शोज आउटवर्ड एंड क्रॉस शोज इनवर्ड, तो इस फिंगर को ऐसे कर दो, ठीक है। तो फोर्स इधर हो गया, फिंगर इधर चलेगी, तो तुम्हारा अगेन मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। ओके, अब इसमें देखो, तो इसमें फोर्स तुम्हारा बाहर की तरफ गया एंड दिस शुड गोज अपवर्ड, ठीक है। तो ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, फोर्स बाहर आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये फिंगर इस साइड आ गई, थोड़ा कैमरे के उसमें वो है, तो ये आ जाएगा लेफ्ट में। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखें तो लेफ्ट डाउनवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट आ रहा है, विच इज योर बी ऑप्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन भी आ जाता है, सिंपली यू कैन यूज योर फिंगर्स टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस कर दो एज पर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेलोसिटी। बस अगर पॉजिटिवली चार्ज हो तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में हम करंट को भी कंसिडर करते हैं, बट क्योंकि नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा लंबा है, थ्योरी बेस्ड है। It is given that read the following points of comparison between electric and magnetic field carefully. Both Coulomb's law and Biot-Savart's law follow inverse square law. हाँ, क्योंकि Coulomb's law भी F is equals to K Q1 Q2 by R square है, and Biot-Savart's law भी जो हम dB निकालते हैं that is mu naught upon में 4 pi I dl sin theta बाय आर स्क्वायर है। और इनवर्स स्क्वायर लॉ ये भी बोलता है कि अगर स्फेरिकल है उसके सेंटर से हम मेजर करते हैं डिस्टेंस, तो यस ये वाला करेक्ट है। वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फील्ड सोर्स साइन थीटा, ये थीटा मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, बट कॉलम्स लॉ में कहीं पे भी नहीं, तो दोनों नहीं करते। थर्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स, यस ये जो Q1 Q2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये क्यू एक चार्ज है जो कि एक स्केलर सोर्स है, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो वेक्टर है, दैट इज आईडीएल। आईडीएल एक डायरेक्शन ओरिएंटेड चीज है, तो ये वेक्टर है, तो ये भी ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर joining the field source and field point, on the other hand the electric field is perpendicular, उल्टा है। जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है along the displacement vector, जैसे कि ये चार्ज Q है और इस P पॉइंट पर मुझे फील्ड निकालनी है, तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो इधर जाएगी, इसके अलोंग इसकी तरफ आएगी, तो दैट मीन्स अलोंग दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, दैट मीन्स वो परपेंडिकुलर जाता है, तो ये गलत है, तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q मास m प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड v इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। तो चार्ज Q है, मास m है, स्पीड v है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है और जा रहा है सर्कुलर मोशन में, तो थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अंडरगो द इफेक्ट ऑफ
मैग्नेटिक फोर्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। बोथ काइनेटिक एनर्जी and potential energy of the charged particle remain constant, so no work is done by the magnetic field on it. Right. जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, एक सिमिलर वेलोसिटी से आ रहा है, वो सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। सो द फोर्स जो होगा चार्ज पार्टिकल पे वो उसका डायरेक्शन चेंज करता है। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। इसके ऊपर पूरी एक डेरिवेशन है जिसका प्रूफ मैं तुम्हें इस क्वेश्चन के जस्ट बाद बताती हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। काइनेटिक नहीं आ रही तो पोटेंशियल नहीं चेंज होगी, बिकॉज टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व। तो वर्क डन भी नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं हो रही तो वर्क डन क्यों होगा? सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज identical charged particle projected at an angle other than 90 degree with magnetic field B will undergo helical motion. Yes, अगर देखो जो थीटा एंगल है वो किसके बीच में है? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड में। अगर ये थीटा 0 डिग्री है, मतलब जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है, उसके अपोजिट जा रहा है तो वो सीधा जाएगा, कहीं नहीं मुड़ेगा। 90 में जा रहा है तो सर्कुलर करेगा, और उसके अलावा जा रहा है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आगे बढ़ाएगा, परपेंडिकुलर सर्कुलर कराएगा, तो वो एक हेलिकल मोशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। अनदर चार्ज पार्टिकल ऑफ अ डिफरेंट स्पेसिफिक चार्ज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड विल स्टिल हैव द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। स्पीड सेम है बट स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट मास, ठीक है। तो ओमेगा निकाल लेते हैं। देखो टाइम पीरियड जो है वो तुम्हारा निकलता है 2πr बाय वेलोसिटी से, सर्कमफेरेंस और जो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 2π बाय वी, आर अभी हमने निकाला था पिछले उसमें, mv बाय क्यूबी, तो वी से वी कैंसिल, 2πm अपॉन में क्यूबी। अब ये टी हो गया। ओमेगा कितना होता है तुम्हारा? 2π बाय कैपिटल टी, ठीक है। और वैल्यूज पुट करेंगे तो ये कुछ क्यूबी बाय एम आ जाएगा। टी की जगह 2πm क्यूबी, 2π कैंसिल, तो क्यूबी बाय एम। अब ये क्यूब बाय एम अगर डिफरेंट है तो ओमेगा भी डिफरेंट होगा, चाहे स्पीड सेम हो, बी सेम हो। तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये बोल रहा है विल स्टिल हैव द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये गलत है, ठीक है। और नेक्स्ट है एन आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद डबल द स्पीड इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ ऑफ लार्जर सर्कमफेरेंस। राइट, R इज इक्वल्स टू mv बाय क्यूबी। अगर वो डबल द स्पीड है, v बढ़ा रहे हैं, तो r भी डबल हो जाएगा, तो लार्जर सर्कमफेरेंस होगा अर्लियर से बट विद द सेम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज 2πr बाय v या 2πm बाय क्यूबी। तो ये भी सही है, क्योंकि 2πm में कोई चेंज नहीं हो रहा, आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है, चार्ज भी सेम, मास भी सेम, v भी सेम, तो यस इट्स करेक्ट। तो द ओनली करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये वाला अपन एक बार डेरिवेशन से देखते हैं कि कैसे आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता। जो फोर्स होता है दैट इज QVB साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि जो थीटा है दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स जो एंगल है वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वो 90 डिग्री पर है, और जो फोर्स लग रहा है उस पर वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। F इज परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड B में। अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाए तो दैट मीन्स जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर हो गया इस परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो इम्प्लाई कर रहा है कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो वर्क डन होता है वो होता है तुम्हारा Fs cos थीटा। तो अगर थीटा ही 90 डिग्री है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है परपेंडिकुलर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 0। तो इफ द चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट के, एंड वर्क विल बी इक्वल टू 0। अगर वर्क 0 है तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो तुम्हारे वर्क डन के बराबर है। तो दैट मीन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, कि कोई चेंज नहीं आ रहा। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है एज पर द कंजर्वेशन। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी तुम्हारी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ओके, दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड योर
ऑप्शन नंबर ए की वो करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ वायर कैरिंग करंट आई फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। करेक्ट वन निकालना है। सिंपल, आई गिवन है आपको, बी की डायरेक्शन गिवन है, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। तो यहाँ पे करंट यूं जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही गिवन है, ठीक है, इधर भी गिवन है, सो दिस इज द करेक्ट वन। ओके, इस केस में इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, बट एरो इस साइड है, सो नो, दिस इज सेकेंड वन, तो ये गलत है। इसमें क्रॉस मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, राइट हैंड थंब रूल से करंट इधर जाना चाहिए था, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसमें करंट अंदर है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड शुड बी क्लॉकवाइज, तो ये भी गलत है। एंड इसमें बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर द करेक्ट वन, तो ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। ये एमसीक्यूज थे। अब कुछ अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड थ्योरी क्वेश्चंस पे चलते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव अ रॉड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ लेंथ 0.5 मीटर कैरीज अ स्टैटिक चार्ज ऑफ 1 कूलम एट वन एंड। The rod is rotated in a vertical plane about a horizontal axis passing through the other end with an angular frequency of this. तो आपके पास एक ही रॉड है और 0.5 मीटर की, एक एंड पे चार्ज है 1 कूलम का, ठीक है। अब रॉड जो है वो रोटेट हुई वर्टिकल प्लेन में, मतलब वो ऐसे ऐसे घूम रही है about a horizontal axis passing through the other end. A rod is rotated in a vertical plane about a horizontal, ये एक horizontal axis यहाँ से ऐसे जा रही है through the other end of the rod, और जिस फ्रीक्वेंसी से घूम रही है वो ओमेगा है 10 पाई रेडियन। अब ध्यान समझना, अगर ये घूम रही है, चार्ज घूम रहा है, तो यहाँ पे कुछ करंट होगा, और हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड द सेंटर, यहाँ पे बी निकालना है। दैट इज हमें बी निकालना है कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। एक तरह से सर्कल में घूमा और यहाँ पे अगर चार्ज घूमेगा तो करंट आ जाएगा, तो एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाय 2r, r इज द रेडियस, n इज द नंबर ऑफ टर्न। अब n जो है आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स, वो हम 1 मान लेते हैं कि एक बार घूमा, ठीक है। और जो I होता है उसको हम लिखते हैं चार्ज अपॉन में टाइम, तो ये टोटल टाइम पीरियड है जिसको पूरा होने में लगा, ठीक है। एंड ओमेगा या टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये सारी वैल्यूज अगर हम रखें तो B हो जाएगा म्यू नॉट, n इज 1, I की जगह रख दो Q अपॉन में T इज 2 पाई, ऊपर गया ओमेगा, तो म्यू नॉट Q ओमेगा अपॉन में 2 पाई इंटू 2 बार। अब ये सारी वैल्यूज गिवन है, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, चार्ज गिवन है 1 का, ओमेगा गिवन है 10 पाई इंटू 2 पाई इंटू 2, और रेडियस है 0.5 का, तो पॉइंट हटा के ऊपर चला गया 10। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 2 2 ज़ा 4 पाई, ये 4 पाई से 4 पाई पूरा कैंसिल, 5 1 ज़ा 2 ज़ा 20 और 10 की पावर 7, तो ये जाएगा 2 पाई इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। दिस इज योर ऑप्शन, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, बट इजी था, कॉन्सेप्ट था बट इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In the next question, you have a wire of length L carrying current I can be turned into a circular coil of n turns. For what value of n will the magnetic moment of this current carrying coil is maximum? देखो वैसे ही बहुत देखने में आसान क्वेश्चन है। जैसे अपन बोलेंगे जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो होता है n टाइम्स ऑफ करंट इनटू एरिया, ठीक है। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो n इनफाइनाइट होगा तो मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। बट नो, here is a catch, I is fixed for the current, बट हम इस एरिया को कितना लें, ठीक है। लेंथ तुम्हारे पास फिक्स है L, जिसके अंदर I करंट जा रहा है। अब इस लेंथ को लेकर के मैं कितने भी टर्न्स की सर्कल बना सकती हूँ, 2 टर्न के बना दिए, 3 टर्न के बना दिए, कितना भी कर सकती हूँ। तो दैट मीन्स जो कि तुम्हारे पास सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई r, अगर मैं n टाइम करूँ वो हमेशा इस लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि लेंथ इज फिक्स्ड, ठीक है। तो यहाँ से जो रेडियस आया वो क्या है, L अपॉन में 2 पाई
n, तो इसके हिसाब से जो एरिया बन सकता है वो हो सकता है पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर, 2 पाई n का स्क्वायर दैट इज 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। ये पाई से एक पाई कैंसिल हुआ, तो अब आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या निकल कर आया, एन आई बी फिक्स्ड, कैरिंग करंट आई है, कितने भी टर्न करो करंट रिमेन्स आई ओनली, एंड एरिया विल बिकम एल स्क्वायर अपॉन में 4 पाई n स्क्वायर। एक एन से एन कैंसिल हुआ तो ये हुआ आई एल स्क्वायर अपॉन में 4 पाई n। अब देखो तो यहाँ पे करंट फिक्स है ना, एल भी हमारे पास फिक्स है कि एल लेंथ का ही वायर होना चाहिए, 4 पाई तो अपने आप में कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स आया, दैट मीन्स योर आंसर शुड बी 1। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था विद अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि हमें कंफ्यूज कर सकता था और हम बिना सोचे इनफाइनाइट कर देते, बट येस हियर एरिया इज अ फैक्टर जो फिक्स नहीं है, तो हमें उसको निकालना था कि वो एंटी के से डिपेंड कर रहा है, और उससे निकल कर रहा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट ही इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो ये 1 ही होना चाहिए, सबसे मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट m is aligned parallel है to the external magnetic field B के, work of 0.25 joule has to be done in order to turn it through an angle of 60 degree। मतलब इनिशियल एंगल से जो कि 0 डिग्री है उसको हमने मूव करवाया 60 डिग्री तक, वर्क हुआ 0.25। तो वर्क इज मैग्नीट्यूड ऑफ एम बी कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल वाला। ठीक है, अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रही हूँ। ओके, और क्या बोला है इसमें, डाइपोल मोमेंट m है, मैग्नेटिक फील्ड B है, तो इसको एम बी ही रखो, cos 60 माइनस cos 0 दैट इज एम बी, cos 60 इज हाफ माइनस 1, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रही हूँ अभी, तो जो वर्क डन है दैट वुड बी एम बी बाय हाफ, ये माइनस हाफ होगा, मैग्नीट्यूड वाइज बोलिए, वैल्यू देख रहे हैं अपन अभी। तो यहाँ से B is 0.25, work is 0.25 into 2 which is MB, 25 2 50, 0.5 हो जाएगा। अब बोला है find the external torque, टॉर्क हमें चाहिए in order to maintain the dipole at this angle, मतलब 60 डिग्री पर ही, that is MB sin 60 डिग्री, sin 60 होता है √3/2 MB, और यहाँ से MB की वैल्यू 0.5, तो टॉ इज √3/2 इंटू 0.5, तो टॉक आ गया √3/4 न्यूटन मीटर। ओके, सो दिस इज द टॉक जो हमें चाहिए, और हमने यहाँ से वैल्यू निकाली। ठीक है, दूसरा मैग्नीट्यूड वाइज से, इस वजह से हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया जस्ट टू नो द वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 4 meter carries a current of 0.5 ampere, can be turned into either a square or a circular loop of 2 turns। टर्न्स हमारे पास 2 ही होने चाहिए, बट स्क्वायर या सर्कुलर लूप कुछ भी कर सकते हो। बिफोर प्लेसिंग इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 0.1 टेस्ला, विच लूप विल रिक्वायर लेस काउंटर टॉर्क इन ऑर्डर टू होल्ड इट इन अ पोजिशन सच दैट द एक्सिस ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ काउंटर लूप। ठीक है, ध्यान समझना, टॉर्क जो होता है वो होता है m क्रॉस b, m इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, m इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, या हम इसको लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा। ठीक है, m मैग्नेटिक मूवमेंट है तो ये हो जाएगा एन आई ए साइन थीटा, और हमें लिखना है एट अ परपेंडिकुलर पोजीशन पर, तो थीटा 90 डिग्री है, तो टॉर्क जो है वो हो गया एन आई ए। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है, एन दोनों के लिए 2 ही है, आई दोनों के लिए 0.5 एम्पियर ही है, और लेंथ भी फिक्स है विच इज 4 मीटर। ठीक है, तो हमें बताना है कि लेस काउंटर क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जिसका एरिया ज़्यादा उस पर टॉर्क भी ज़्यादा लगेगा। तो एरिया निकाल लेते हैं, लेंथ 4 मीटर है एंड 2 टर्न्स है, तो फॉर 1 टर्न की बात करी जाए तो लेंथ 2 मीटर हो जाएगी, तो दैट मीन्स जो पेरीमीटर होगा दैट वुड बी 2, तो साइड कितनी होगी 2/4,
दैट इज 1/2। तो एरिया क्या आया 1/2 इंटू 1/2 विच इज 1/4 स्क्वायर के लिए, ठीक है। और ये चीज अगर हम सर्किल के लिए देखें तो जो सर्कमफेरेंस हुआ वो हुआ 2 मीटर का, क्योंकि दोनों के लिए टर्न्स तो 2 ही चाहिए। तो इसके लिए 2 पाई r इज इक्वल्स टू 2, तो r की वैल्यू होगी 2/2 पाई दैट इज 1/पाई। और एरिया हम देखें तो पाई r स्क्वायर होगा दैट इज पाई 1/पाई स्क्वायर एंड पाई 22/7। ओके, तो विच है स्मॉलर वैल्यू, ये तो 0.25 होगा। इसका देखें 22 को 7 से करके 3 से चला जाएगा, तो समथिंग 0.3। तो एरिया इसका ज़्यादा है, तो हमें पूछा है कि विच लूप विल रिक्वायर लेस काउंटर टॉर्क। तो फॉर द लेस काउंटर टॉर्क हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर होगा, क्योंकि इज प्रपोर्शन टू दिस स्क्वायर हैज लेस एरिया देयरफॉर लेस टॉर्क होगा। अब पूछे क्या होगी इस टॉर्क की वैल्यू, तो यू कैन सिंपली पुट द वैल्यूज हेयर, यहाँ पे रख देती हूँ मैं। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू 2 टर्न्स है, आई वुड बी 0.5 एम्पियर, एरिया इज 1/4, पॉइंट हटा के 10 कर दो, 2 1s 2 5s, ये प्रिंसिप 0.25 ही आया, ठीक है। टॉर्क विच इज न्यूटन मीटर, टॉर्क का तो यूनिट सेम ही रहेगा। सो दिस इज अ क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, कंप्लीट मैथ्स थी, एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं थे, बस इतना फॉर्मूला पता होना चाहिए, देन इट्स अ डायरेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव अ वायर कैरिंग अ करंट I which is 200 ampere in the upward direction placed in a magnetic field this. A null point represents the location of a point जहाँ पे zero net magnetic field होता है, on which side of the wire a null point is located. तो यहाँ पे अंदर की तरफ है। अगर हम राइट हैंड थंब रूल देखें तो थंब को पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे अंदर जा रहा है और इस साइड बाहर आ रहा है, दैट मीन्स ड्यू टू द वायर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इधर अंदर है। तो नल पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा, ठीक है। तो ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, तो नल पॉइंट कहाँ पर होगा, ये लेफ्ट साइड में। नल पॉइंट will be at left side of wire, ठीक है। नेक्स्ट इज on which side of a wire will null point be located with the direction of B reversed. अगर हम बाहर कर देते हैं तो इस साइड होगा, तो कहाँ हो जाएगा, ऑन राइट साइड में, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वायर की वजह से जो B होता है दैट वुड बी μ0 I अपॉन में 2 पाई R, ठीक है। इसका B गिवन है, ठीक है, इतना ही B मुझे चाहिए बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो लेफ्ट एंड राइट एज पर जो भी डायरेक्शन है वो निकाल सकते हैं, बट मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं R देखूं तो वो होगा μ0 I अपॉन में 2 पाई B, μ0 इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, करंट जा रहा है 200 एम्पियर का, अपॉन में 2 पाई, और B गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻3, तो ये 2 पाई पाई और ये भी 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है। ये 1 2, ये हुआ -5 और +3 -2, तो 0.02 मीटर डिस्टेंस की दूरी पर हमें मिल जाएगा नल पॉइंट, या तो लेफ्ट एंड राइट एज पर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।